Good morning students. Without laughing, you join this class. फर्स्ट टॉपिक आपका है वॉइस पे बात करेंगे। इससे पहले आपको पढ़ना होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बारे में आप लोग बैक क्लास में पढ़ चुके बहुत अच्छी तरीके से, और थोड़ा सा रिव्यू यहाँ पे दिया जाएगा और फिर नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते चलेंगे थोड़ा सा जानकारी लेते हुए। अब ये आपको देखना है कि वॉइस जो हमारा वॉइस का मतलब क्या होता है। वॉइस का मतलब क्या होता है? एक वर्ड वॉइस ए भी होता है, यहाँ पे वॉइस लिखा ए और वॉइस एक VICE होता है। तो वॉइस का मतलब होता है वाच, और इसका मीन्स क्या होता है? वॉइस। एनीबडी गिव द आंसर। वॉइस का मतलब होता है अवगुण। जैसे आप जानते हैं गुण का इंग्लिश क्या होती है? वर्च्यू। ये खाने वाले गुण की बात नहीं की जा रही, ठीक है? वर्च्यू ये होता है, और जो गुण होता है उससे क्या बोलते हैं? शुगर कैन। जैसे गन्ना होता है, ठीक, शुगर कैंडी या किस तरह से भी बोला जाता है। चलिए बात करते हैं वॉइस। वॉइस का डिवाइडेशन क्या है? फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस, और पॉइंट नंबर 2 लिखा जाएगा पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, ठीक है? दूसरी बात, यहाँ पर जो एक्टिव है, जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, टेंस आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से इसका ट्रांसलेट किया जाता है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम रीड्स द बुक। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक? जैसे यहाँ लिख देते हैं राम रीड्स द बुक। दूसरी बात, यहाँ पे कार्य कौन करता है? राम करता है। यानी कर्ता के द्वारा जब कार्य किया जाता है तो उसे एक्टिव वॉइस अर्थात कृतवाच्य कहा जाता है, ठीक? क्या कहेंगे? कृतवाच्य। इसको हिंदी में लिख लेंगे कृतवाच्य या वाक्य, ठीक? यानी यहाँ पर जब राम के द्वारा कार्य किया गया है तो इसे एक्टिव वॉइस कहा गया, यानी कृतवाच्य। और पैसिव वॉइस में, पैसिव का मतलब होता है जब कर्म कार्य करे, ठीक है? यानी जब कर्म कार्य करेगा तो उसे पैसिव वॉइस कहा जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, इसको कृतवाच्य से लिखा, इसको लिखा जाएगा कर्म वाक्य या वाक्य, अर्थात जिसमें कर्म को कर्ता को प्रधानता दी जाती है तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। और पैसिव वॉइस का मतलब जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। दोनों चीज आप समझ गए होंगे। जैसे इसको हम बनाएंगे सेंटेंस, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक? अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? रूल होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का कि जो भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। यानी द बुक सेंटेंस के प्रारंभ में लिखा जाएगा, ठीक? कभी कभी सेंटेंस लंबा हो जाता है तो उस कंडीशन में हमको देखना होता है कि वर्ब के बाद में क्या लिखा है, ठीक? तो उस ऑब्जेक्ट को लिया जाता है। तो यहाँ पर सिंगल ही है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। यहाँ पर एक सिंगल की बात की गई, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमने द बुक लिखा, ठीक? पहला रूल है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का, यानी कहने का एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा था अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड टेंस यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। कहने का मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा उसके अनुसार प्लस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे यस दिया है, रीड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिख लेंगे द बुक इज। नेक्स्ट थर्ड नंबर रूल आपका है कि सभी टेंसेस जिनकी पैसिव वॉइस बनती है
उनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। द बुक इज लिखा रीड ही जाता है, पढ़ा जाता है रेड। आफ्टर दिस यूज ऑफ एनी प्रीपोजिशन वन हु सुटेबल, यानी एक उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा जो यहाँ पर उचित होगा। ठीक, वैसे जनरली बाई प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स जिनके साथ में ऐड आता है, विथ आता है, टू आता है। ठीक, तो हमको जनरली रूल पढ़ना है यहाँ पर, इसके बाद में जब लास्ट में पढ़ेंगे तो रूल लिखा जाएगा। द बुक इज रेड, यहाँ पर लिखा जाएगा बाई। लास्ट में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखा जाएगा राम। कहने का मतलब ये यहाँ पीछे जाएगा, ये वाला आगे आ जाएगा, बाकी चेंजेस तो यहाँ पर। ये रूल समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हमको क्या करना है, हमने आपको ये बता दिया कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब जिसमें कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें कर्म के द्वारा कार्य किया जाता है उसे पैसिव वॉइस अर्थात कर्म वाक्य कहते हैं। ठीक, ये बात हुई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। रूल भी आपको हमने बता दिया है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं, और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सभी टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आफ्टर लास्ट एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट यूज ऑफ पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं किस किस टेंस की पैसिव वॉइस बनती और जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है तो क्यों नहीं बनती, थोड़ा जानेंगे इसके बारे में। यानी कौन कौन से टेंस हैं? टेंस आपके टोटली होते हैं 12। कितने होते हैं? 12 टेंसेज हैं। नंबर एक आपका जैसे है, वैसे देखा जाए तो आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। ठीक, लेकिन जैसे प्रेजेंट लिखा है तो प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, जानते होंगे सभी लोग। 4 भाग होते हैं। पहला होता है इंडेफिनाइट, और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा होता है परफेक्ट। ठीक, और लास्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से एवरी टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नहीं, जितने भी आपके 3 टेंस उनको 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो प्रेजेंट हो गया, इस प्रकार से हो जाएगा पास्ट टेंस, और फिर आपका हो जाएगा फ्यूचर टेंस। तो 3 है, 3 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4 3 12। यानी हमारे यहाँ टोटल 12 टेंसेस हो जाएंगे, और इनमें से केवल हम टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। और कौन कौन से टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती देखेंगे। पहला आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, लिख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा पॉइंट आपका जो होगा वो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फोर्थ नंबर आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि क्यों नहीं बनता है। तो हमारे पास पॉइंट एक याद आपको रखना है, एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब
पहला ट्रांसिटिव होता है, दूसरा होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। क्या होगा? सकर्मक क्रिया। और इंट्रांसिटिव का मतलब होता है आकर्मक क्रिया। ठीक, तो ट्रांसिटिव का मतलब होता है विथ ऑब्जेक्ट, विथ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी ट्रांसिटिव वर्ब अगर होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट अवश्य होगा। और इंट्रांसिटिव का मतलब होगा विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट का मतलब अर्थात इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो मतलब है कि जिन टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? इसका कारण है कि इसमें इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, और अगर इंट्रांसिटिव वर्ब होगा तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब विथ ऑब्जेक्ट और इंट्रांसिटिव का मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट। विथ का मतलब सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के साथ में, और विदाउट का मतलब बगैर ऑब्जेक्ट के। ठीक, ऐसे सेंटेंस लिखा होता है। तो ये आपकी 4 टेंसेस हैं, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। 8 टेंसेस जो बचे हुए हैं उनकी पैसिव वॉइस बनती है। उनमें से आपको फर्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट। रूल जो आपको बताएंगे सेम वैसे ही, केवल आपको एक रूल लिखना है प्रत्येक टेंस में, बाकी सब रूल जो है वो एबव है। एबव का मतलब जो ऊपर आपने पढ़ लिया है सभी उसी के साथ। एक होता है चेंज करने वाला, एक्टिव वॉइस में और पैसिव में, ये बदलने के लिए होता है। इसको कैसे हम बदलेंगे? ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक्टिव वॉइस में आई आया तो पैसिव वॉइस में मी होता है, या एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मी दिया गया है तो हम एक पैसिव वॉइस में आगे लाएंगे तो आई हो जाएगा। ठीक, आई का मी होता है, और बी का क्या होता है? आस होता है। दे का क्या होता है? देम होता है। ठीक, और ही का हिम होता है। सी का क्या होता है? हर होता है बेटा, सी का हर। उसके बाद में क्या बचा? आई भी, दे हो गया, यू हो गया, सी हो गया, ईट। ईट किस में बदलता है? ईट वैसे ही रहता है, यू भी वैसे ही रहता है, यू नहीं बदलता है। आपका हु, हु किस में होता है? बाई होम। इस प्रकार से चेंजेस के रूल है। कौन सा एक्टिव वॉइस में क्या होगा तो कैसे बदला जाएगा इसको देखते हैं। इसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर तो आप अभी समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कि इस पॉइंट में क्या होगा। ठीक, एनीबॉडी आस्क मी एनी क्वेश्चन? चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई चीज़ अगर आप टेंशन में सीखेंगे तो उसको नहीं सीख पाएंगे। ठीक, थोड़ा आराम से, है ना, इन लाफिंग मोड। ठीक, अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती तो उसको समझने की कोशिश करिए, फिर भी नहीं समझ में आती तो आप इस YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारियाँ प्राप्त। चलिए देखते हैं, बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसका पहले एक्टिव वॉइस कैसे किया जाता है। एक्टिव वॉइस मतलब हम ट्रांसलेट इसका कैसे करेंगे, दोनों चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे, एक ट्रांसलेशन पे, दूसरा पैसिव वॉइस। चलिए पहले तो हमको बताना है कि इसका ट्रांसलेट कैसे होता है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट की पहचान क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? सभी लोग जानते हैं कि टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, टी है और ते है। ठीक, ये हिंदी की पहचान है। और जब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं तो रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या होता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। रूल ऑफ ट्रांसलेट के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यस यस, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, हिंदी में एक वचन कर्ता, एक वचन में कौन आएगा? ही आएगा,
सी आएगा, ईट आएगा, कोई नेम है, ठीक, मम्मी पापा टीचर, कुछ भी इस तरह से जो सिंगुलर को इंडिकेट करेगा वो आएगा। तो उसके साथ में अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते जाते हैं ना स्टूडेंट। किसका प्रयोग किया जाता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा तो केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट अफर्मेटिव के लिए, किसके लिए है? अफर्मेटिव में क्या होता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यस या ईएस का नहीं, ठीक। दूसरी बात, निगेटिव की बात कर लेते हैं। निगेटिव में क्या होता है, यदि सेंटेंस में नहीं आता है तो उसके लिए डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, प्लस मेन वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाएगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। एक और पॉइंट होता है निगेटिव में, कभी कभी आ जाता है नेवर, कभी नहीं या कभी भी नहीं। तो इस पॉइंट को ध्यान देना है, अगर सेंटेंस में कभी नहीं या कभी भी नहीं आता है तो उस कंडीशन में यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो नेवर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। अदरवाइज यदि प्लूरल होगा आपका सब्जेक्ट तो नेवर के साथ में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। लास्ट इंट्रोगेटिव आपका आता है। इंट्रोगेटिव आपका दो प्रकार से बनता है। पहला होता है कि यदि सेंटेंस का प्रारंभ किसी क्वेश्चन वर्ड से हुआ हो तो उसकी इंग्लिश सेंटेंस के प्रारंभ में नहीं लिखी जाती, बल्कि उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। सेकंड टाइम में क्या होता है, यदि किसी क्वेश्चन वर्ड में यानी जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उसमें यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो तो उसकी इंग्लिश सेंटेंस के प्रारंभ में लिखी जाती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं वॉइस के बारे में। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि एक्टिव वॉइस कैसे किया जाता है। अगर हम एक्टिव वॉइस समझेंगे तभी उसका हम पैसिव वॉइस बना पाएंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि अगर हम पहचान ही नहीं पाएंगे कौन सा टेंस है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? कर लेंगे ऐसे? नहीं भाई, जब तक कोई हमको पहचान नहीं पता होगी कैसे करेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है कि सेंटेंस जो आपका होगा पहले से उसमें दिया होगा यस या ईएस या केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उस कंडीशन में हम इज एम आर के द्वारा उसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं। रूल है यहाँ पर फर्स्ट केवल एक ही रूल लिखेंगे, उसी रूल के अकॉर्डिंग पूरा पैसिव वॉइस बना लेंगे। रूल हमारा ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। बाकी रूल आपको बता दिया है कि सभी टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का, यानी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है इज एम आर का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब ये देखना है किसके साथ में इज का प्रयोग करना है, किसके साथ में एम, और आप लोग जानते हैं बहुत पहले पढ़ चुके, केवल आपको समझने की बात है। ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो यस के साथ में ई जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा? आर आएगा। अगर आई आएगा सब्जेक्ट के रूप में तो क्या आएगा? आर आएगा। ठीक, ये बात क्लियर हो? यानी इस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए लिखते हैं फार्मूला अफर्मेटिव के लिए। चाहे तो एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग कर लीजिए या एक सेंटेंस अलग अलग करिए। जैसे फार्मूला होता है आपका, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस हो जाएगा इज एम आर, प्लस क्या हो जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आ जाएगा बाई को लिख करके बोला, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस बनाना लिखते हैं। राम
रीड्स द रामायण। देखिए सेंटेंस, अभी आप लोग इसको पहले कर भी चुके हैं, तो दोबारा इसको करना है। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। हमने आपको बताया था कि पहचान, क्या लिखा है यस, और यस यस किसमें आता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्या लिखेंगे द रामायण, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे इज लगाएंगे। द रामायण इज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा रेड। लिखा रीड ही जाता है लेकिन रीड रेड रेड पढ़ा जाता है। द रामायण इज रेड बाई राम। कोई दिक्कत है सेंटेंस में? समझ आया कि नहीं है सब लोग? ठीक है, तो समझते चलिए और आगे बढ़े। देखिए दूसरा सेंटेंस आपको बता रहे हैं, दे फ्लाई द काइट। देखिए सभी लोग करके बताइए, देखिए लिखिए जल्दी से कैसे बनेगा, कोई बताएगा? हाँ करिए जल्दी से अपनी नोटबुक पे, इसको हम किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि साथ में कुछ न कुछ लिखते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे क्या। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको भी यहीं पर समझ लीजिए, दूर कर लीजिए तुरंत। दे सेंटेंस लिखा है दे फ्लाई द काइट। सेंटेंस है दे फ्लाई द काइट। जल्दी से करें, देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे पहले कर पा रहा है। जी कैसे बनाया? द काइट के साथ में आर नहीं ई जाएगा, क्या आएगा ई जाएगा। द काइट इज। अब यहाँ ध्यान देना, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है। द काइट इज फ्लोन, FLOWN। इसके बाद में लिखते हैं बाई, बाई के बाद में दे का होता है देम। कर लिया ना सभी लोगों ने? कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि हाँ बताइए क्या दिक्कत है, भाई कोई पूछिएगा। कर लिए होंगे सभी लोग, बहुत अच्छे बच्चे हैं ना। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं, उसको करके देखिए। अगर आपको समझ में आ गया तब तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा तुरंत, क्योंकि चांस बार बार नहीं मिलता। ठीक है, देखिए कल्पना